नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आई एम पूर्णिमा फ्रॉम फर्टिलिटी दोस्त। वेलकम एंड लवली इवनिंग विद फर्टिलिटी दोस्त। आज हम अनएक्सप्लेन को एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ, जब भी हमारे पास लोग आते हैं पूछते हैं मैम व्हाट टू डू, इट्स अनएक्सप्लेन्ड। तो हमें भी लगता है इस अनएक्सप्लेन्ड को कैसे एक्सप्लेन करें, बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक्सप्लेन के आगे अन ही तो लगाना है। बट यस, मेनी क्वेश्चंस मेनी आंसर्स एंड रिजल्ट्स कई बार नहीं मिल पाते। बट एज अ डॉक्टर, कोई डॉक्टर अगर आपको अनएक्सप्लेन बोलता है तो उनको भी उतना ही दुख होता है जितना आपको सुन के लगता है कि ये अनएक्सप्लेन क्यों है। और डॉक्टर हमेशा कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो जरूर निकले। कुछ चीज़ों में हम एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं, कुछ में नहीं। एंड व्हेन यू आर इन दिस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, तब हमें ऐसा लगता है कि वी रियली नीड टू फाइंड द रीजन बिहाइंड अनसक्सेसफुल साइकिल्स। ऐसा क्यों है कि एग अच्छे नहीं बन रहे, या ऐसा क्यों है कि एम्ब्रियोज खराब हो रहे हैं। देयर शुड बी वन और द अदर रीजन, बिकॉज जब तक हम डायग्नोज नहीं करेंगे, रीजन नहीं मिलेगा, तो हम ट्रीटमेंट क्या लेंगे। जब भी हम बात करते हैं इस अनएक्सप्लेन की, तो सच में हमें थोड़ा डर लगता है। हमें लगता है व्हाट नेक्स्ट, व्हाट टू डू, बिकॉज कुछ पता ही नहीं है तो ट्रीटमेंट बढ़ाएं कैसे। बट डोंट वरी, तभी हमने सोचा आज आपके लिए इसी टॉपिक को लेकर आते हैं। एंड द मेन टॉपिक इज एक्सप्लेनिंग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। और हमें लगा कि जब चीजें अनएक्सप्लेन्ड हैं तो व्हाई नॉट have Dr. Sneha with us. Dr. Sneha is a senior doctor with Nova IVF, and we are going to discuss this important topic with her. So, viewers, अगर आपको लगता है आपकी जर्नी में unexplained word बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप इससे परेशान हो चुके हैं, you really need to find the reason. एंड इस अन को हटा के कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको। सो प्लीज स्टे ट्यून। ये हमारा लाइव सेशन हमारे फेसबुक ग्रुप पर, पेज पर, और यस यूट्यूब पर, तीनों जगह पे है। तो आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज प्लीज पोस्ट करना शुरू कीजिए। वील हाईलाइट आवर ऑफिशियल नंबर इन अ शॉर्ट व्हाइल ऑन द मेन स्क्रीन। और अगर एनोनिमस क्वेरी है तो प्लीज वहां पे आप अपना क्वेश्चन डालिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन and call doctor on the main screen and begin with our unexplained journey towards explanation. Good evening, Dr. Sneha. Welcome to Hi, Fertility good Biz. evening. Thank you. Thanks, Purnima. Thanks for having me here. Hello, everybody. So, viewers, today we have Dr. Sneha Sathe from Nova IVF Center, Mumbai. मुंबई के लोगों ने आपको सुना है, देखा है, आपको विजिट भी किया है, बट आज ऑल ओवर इंडिया की व्यूअर्स हमारे साथ हैं एंड दे रियली वांट दिस एक्सप्लेनेशन की एक्चुअल में अनएक्सप्लेन क्या है। सो व्यूअर्स, विद डॉक्टर स्नेहा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कि सच में अनएक्सप्लेन कुछ होता भी है कि नहीं। शी इज अ सीनियर कंसल्टेंट फर्टिलिटी consultant and at Nova IVF Mumbai, and Dr. Sneha has more than 12 years of experience with her, जिसमें कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जहाँ पे आपको या हमें लगा कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। एंड शी हैज रिसीव्ड न्यूमरस स्कॉलरशिप्स, प्राइजेस एंड अवार्ड्स. शी हैज contributed as author and co-author in many textbooks and books. So viewers, please start pouring your questions. हम मिल के बात करेंगे और ढूंढेंगे कि एक्चुअल में अनएक्सप्लेन है क्या। एंड थैंक यू यूएनएस फॉर अरेंजिंग दिस स्पेशल सेशन फॉर अस। ओवर टू यू डॉक्टर स्नेहा, क्या सच में अनएक्सप्लेन है? या सो आई थिंक सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे हो पाती है और नेचुरल ना होने के क्या-क्या रीजंस होते हैं। प्रेगनेंसी नेचुरली होने के लिए कई चीज़ें सही समय पे सही ढंग से होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि औरतों में किसी भी औरत का एग रिजर्व अच्छा होना चाहिए, मतलब एग्स की संख्या और एग्स की क्वालिटी। नियमित रूप से सही समय पर ओव्यूलेशन होना चाहिए। उनकी दोनों साइड की फ़ैलोपियन ट्यूब्स पेटेंट होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए। उनकी बच्चेदानी अंदर से नॉर्मल होनी चाहिए, बच्चेदानी का लाइनिंग ठीक से डेवलप होना चाहिए और अंदर के भाग में कोई फाइब्रॉइड या पॉलिप ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट थिंग ऑब्वियसली इज उनके हस्बैंड के सीमन एनालिसिस रिपोर्ट में स्पर्म काउंट और मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है और अगर वो कपल सही समय पर रेगुलरली हर महीने कोशिश कर रहे हैं,
कोशिश करने के बावजूद अगर साल भर में प्रेगनेंसी नहीं हो पाई तो फिर वी कॉल इट इनफर्टिलिटी एंड वी इनिशिएट टेस्टिंग फॉर इनफर्टिलिटी। अभी इनफर्टिलिटी के भी अलग अलग रीजंस होते हैं। अराउंड 30% ऑफ टाइम्स वी फाइंड दैट वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, रिमेनिंग 30% वी फाइंड दैट हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है। In another 30%, the problem is in both. We find some abnormality in the woman's testing and some abnormality in the husband's testing as well. बच्चे ये 8 to 10% कभी कभार सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्टिंग से कोई रीजन मिल नहीं पाता. So these 8 to 10% get labeled as unexplained infertility. सही मानो तो ये diagnosis of unexplained infertility itself is controversial because according to me, अगर ढूंढे तो रीजन मिल जाता है. Many times the abnormality is small and subtle, so they are subfertile. They are not really unexplained. And many times couples with unexplained infertility, if the wife is young, they do land up conceiving even naturally without any treatment. So the first thing I would like to say is unexplained infertility agar aapko bataya gaya hai to don't lose hope. Your chances of conceiving are good as compared to people who have big problems like poor reserve, premature ovarian failure, blocked tubes, azoospermia or other issues. So Right. there is good news and there is bad news. Good news is that nothing is found, so you might land up conceiving on your own as well. And bad part? The bad part again is nothing is found. So what do you do? How do you start the treatment? So it's like it's a double-edged sword. बिल्कुल. एंड डॉक्टर स्नेहा यूजली मान लीजिए वी आर हैविंग ट्रीटमेंट विद वन पर्टिकुलर डॉक्टर, और जब कुछ भी नहीं समझ आता, कुछ भी नहीं निकल रहा, तो वी जस्ट टेंड टू लूज होप और हमें लगता है चलिए अब डॉक्टर ही शिफ्ट करके देखते हैं. एट दैट टाइम वी जस्ट वांट टू शिफ्ट टू अनदर डॉक्टर, लोगों से सुनते हैं, गूगल सर्च है. So in those cases, what you suggest, like we really need to proceed further with few more tests, or change of doctor is one possibility? So the most basic tests that any couple who is struggling to conceive should do is check the egg reserve. The easiest way to check this egg reserve is by doing AMH. Now, whether she's ovulating normally or not, the easiest way to know is अगर आपके periods regular है, every 28 to 30 days का आपका cycle है, तो most likely you are ovulating. So you don't have to worry on that front. अगर आपके periods late आते हैं, मतलब 35, 40, 60 days का cycle है, it is more likely that you have polycystic ovaries. The other test that needs to be done is whether your tubes are open or not. So the best way to know that is by doing the HSG. HSG is painful, so usually we don't advise it in the initial days of testing, but if everything else comes out normal, we ask for the HSG. The third thing that should be done is a transvaginal sonography with a good radiology center to make sure that there is no obvious abnormality in the uterus or in the ovaries. And the last thing, of course, is getting the semen analysis done. Now, getting the semen analysis done in a good laboratory is absolutely important. Ideally, you should do it in a lab which is associated with an IVF center. Because many times we find a lot of difference in the semen test reports which we see in a local pathology lab and when we compare it with our IVF lab. So if these four things are absolutely normal and if the wife is young and if they are recently married, then they need not worry. They can hold on, they can continue trying naturally. But if the wife is older, as in she's 35 plus, or if the couple has been married for 5 years or more, then that is an indication that even though a reason has not been found, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है ताकि प्रेगनेंसी आपका एग रिजर्व कम होने के पहले हो जाए. So main thing is that we need to know the woman's age and the duration of infertility. If the woman's age is more than 35 or if duration is long, then it is better you approach a fertility center who can try to diagnose properly the reason for your infertility and guide you accordingly. राइट. एंड आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो थी दैट इज सीमन एनालिसिस, बिकॉज हमने बहुत बार देखा कि इतना डिफरेंस आ गया, एक लैब में करवाया, डॉक्टर ने बोला नहीं ठीक नहीं है दूसरे में. एंड डॉक्टर स्नेहा, कुछ मार्कर्स भी होते हैं इसमें कि हाउ टू सिलेक्ट अ लैब फॉर दीज टेस्ट? So semen analysis जो routinely initial evaluation में करवाया जाता है, you can get that done in any local lab which is close to your house, which your gynecologist advises. अगर उस lab में semen test में कोई abnormality मिली, कम count हो या कम motility हो या morphology सही ना हो, तो repeat analysis it is better to do it at a higher center. Preferably, if you have an IVF center which is close to your house, just go there for a semen test. Treatment भले ही आप वहाँ ना करो,
पर सीमेन Right. एनालिसिस का रिपोर्ट ढंग का मिले, then that is it helps in guiding the further course of management. Right. And usually हमें ये लगता है कि when we are just stepping inside the fertility center, that means we are just taking treatment, IUI है या IVF है, इसलिए शायद हम वो बोर्ड पे fertility center लिखा देख के ही शायद अंदर नहीं जाते. So I also want to say कि भले ही हम fertility center में काम करते हैं, doing IVF is never our intention. Our intent always get the couple pregnant. They might get pregnant even with simple treatments like planned relations, ovulation induction. Right. So the advantage of going to a fertility center is the focus of your doctor is only on fertility treatment. And your doctor is not doing gynac, not doing maternity, is seeing only fertility patients. And they're probably more updated on the recent advances and what all tests are required and what are the simpler forms of treatment. So एक fertility center में अगर visit हो पाए सिर्फ counseling के लिए भी that is good enough. राइट, बिकॉज हम नहीं चाहेंगे कि आप अपना टाइम खराब करें जस्ट टू अवॉइड द थिंग्स कि नहीं सेंटर पे नहीं जाना है, लोकल गायनी के पास जाते हैं. वी आर नॉट सेइंग दैट लोकल गायनीज आर नॉट गुड डॉक्टर्स, बट ऑब्वियसली आपको कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कब आपको गायनी से एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरफ शिफ्ट करना है. दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. डॉक्टर स्नेहा, यूजली लोग कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड है, दैट मीन्स आईवीएफ ही होगा. ये क्या सच है? So again unexplained अगर सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल आए हैं तो ये देखना जरूरी है कि वाइफ की उम्र क्या है. अगर उनकी उम्र 35 प्लस है, they should not be spending more time on trying naturally or doing follicular studies. अगर उम्र 35 के ऊपर है, it is better to plan either IUI depending on the tubal testing report and husband semen report or think of IVF. अगर IUI प्लान करते भी हो, भले इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन हो या इनफर्टिलिटी का कोई और कारण हो, IUI पे भी ज्यादा समय हम नहीं डाल दे. यू कैन ट्राई IUI 2 or 3 times, maximum 4 times. 80% of couples conceive in the first 3 cycles of IUI. So if in 3 cycles of IUI pregnancy नहीं हो पाई है, it is better not to spend more time on doing IUI, and then it is better to move on to IVF. And then when we do IVF, when we do the egg retrieval, we try to do the fertilization in the lab, many times we come to know the reason for the unexplained infertility. कभी eggs की quality अच्छी नहीं होती, या कभी fertilize हो पाते हैं लेकिन embryos arrest हो जाते हैं second या third day पे. So these are like the causes as to why the couple has not been able to conceive naturally. Right. So we can say that अगर unexplained है, as Dr. Sneha just suggested कि don't waste your time. So बहुत सारे ऐसे reasons हैं जो आपको IVF में पता चलेंगे. It's not that कि IVF करवाना जरूरी है. IVF we can say that process to find out the reason why you are unable to conceive at proper given time. डॉक्टर स्नेहा, यूजली वी से कि एक टेस्ट करवाया वो ठीक नहीं आया, अब दूसरा करवाया, अब तीसरा करवाया. तो क्या लिस्ट ऑफ टेस्ट हमें पहले ही करवा लेने चाहिए, या एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट डॉक्टर कैन ऐड न्यू लिस्ट ऑफ टेस्ट्स? So there are some basic tests which all couples struggling with infertility should do. And like I said, that is for the woman, the TSH, prolactin level, her AMH. Now doing the AMH also in a standardized laboratory is important. कभी कभार हम AMH की वैल्यू में भी अलग अलग लैब्स में अलग अलग वैल्यू देख के we find a difference. So वो AMH लेवल आपके follicle count जो सोनोग्राफी पे देखते हैं उसके साथ कोरिलेट होता है कि नहीं, ये जानना भी जरूरी है. Another important thing to add here is अगर आपका AMH कम है लेकिन आपकी उम्र अगर कम है, so we expect that कम उम्र की औरतों में AMH कम भी रहा तो उनकी egg quality फिर भी अच्छी रहती है. So young women with low AMH have good chances of getting pregnant with their own eggs as compared with older women with a low AMH. अगर कोई 38-40 year old औरत है जिनका AMH कम है, it is expected कि उनकी egg quality भी कम होगी. So her chances of getting pregnant with own eggs are slightly lower as compared to somebody who is young and has a low AMH. So ये रहा TSH, prolactin, AMH. Again, like I said, you should do a sonography in a good sonology center and a semen analysis in a good reputed lab.
अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल है तो आपको आपके डॉक्टर के डिस्कशन करने के बाद HSG करा लेना है। अगर ये चार, these are the basic 4 tests. If these are normal and if the couple is young, they can continue trying naturally or they can continue with follicular study and planned relations for another 5-6 months. But if the woman is old or if they have been trying for more than 5 years, then it is better to start some active treatment. राइट एंड एट टाइम्स डॉक्टर स्नेहा इट हैपेंस कि हम एम्ब्रियोज बहुत अच्छे बने हैं बट इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा एंड यूजुअली ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि डॉक्टर्स ने बोला डे 5 एम्ब्रियोज हैं बट व्हाई दिस इम्प्लांटेशन इज नॉट हैपनिंग सो इज देयर एनी केस यू जस्ट वांट टू डिस्कस विद द व्यूअर्स कि सब कुछ है हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल इज देयर हमने बढ़िया एम्ब्रियोज भी फ्रीजिंग स्टेट में पड़े हैं बट पता नहीं क्यों ट्रांसप्लांटेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर बार बार फेल हो रहा है ऐसे केसेस में व्हाट यू सजेस्ट या ऐसा कोई केस या कोई केस स्टडी व्हिच यू रियली वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स सो दैट दे कुड फील कि नहीं अच्छा होता है सो जब भी 2 या 3 बार अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज डालकर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, वी कॉल दैट रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर। सो अगर रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर किसी का है, वी नीड टू फाइंड आउट क्या कॉज हो सकता है इसका बिफोर प्लानिंग अनदर एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो अ फ्यू रीजंस फॉर अ नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट इज कि एम्ब्रियो दिखने में तो अच्छा है, लेकिन अगर वो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं है तो प्रेगनेंसी हो नहीं पाती या प्रेगनेंसी हो के मिसकैरेज हो जाता है। So, a genetically aneuploid embryo, like genetically abnormal embryo, can lead to a negative pregnancy. कभी कभार एम्ब्रियोज जब भी हम लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट देखते हैं, दे लुक वेरी गुड मॉर्फोलॉजिकली, बट दे मे नॉट बी जेनेटिकली नॉर्मल। सो दैट इज वन थिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड कि प्रेगनेंसी ना होने का ये एक रीजन हो सकता है। कभी कभार एम्ब्रियोज जेनेटिकली नॉर्मल भी होता है, दिखने में भी अच्छा होता है, लेकिन लाइनिंग सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। सो अगर लाइनिंग सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो एम्ब्रियो अच्छा होने के बावजूद वो इम्प्लांट नहीं कर पाता। देन वी हैव टू फाइंड आउट कि लाइनिंग अच्छा क्यों नहीं है। देन मे बी शी विल नीड अ हिस्ट्रोस्कोपी, मे बी शी विल नीड एन एंडोमेट्रियल बायोप्सी, मे बी वी विल फाइंड क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस और एडहेजन्स व्हिच वी विल नीड टू ट्रीट। और ये करने के बाद प्रोबेबली हर चांसेस ऑफ कंसीविंग इन द नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर माइट बी गुड। कभी कभार एम्ब्रियो होता भी अच्छा है, जेनेटिकली नॉर्मल भी होता है, लाइनिंग भी अच्छा होता है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। सो इन दीज पेशेंट्स वी सस्पेक्ट कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी अगर शिफ्ट हुई हो तो फिर वो एम्ब्रियो सही समय पे डाले तो भी इम्प्लांट नहीं कर पाता। कुछ औरतों की बच्चेदानी जिस दिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन के लिए रिसेप्टिव नहीं होती। उनका विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन या तो जल्दी बंद हो जाता है या लेट शुरू होने वाला होता है, इसलिए अच्छा एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं कर पाता। So for these women, when we suspect कि receptivity का problem हो, we do this ERA test, endometrial receptivity array. So like I said, ERA test is not required for everyone. It is advised only if the embryo is good looking and the lining is good looking, but there is no pregnancy. In fact, recently I had a patient, unki umar is around 37, 38. She had 2 early miscarriages around 7 weeks and 8 weeks. She had one ectopic pregnancy. Then I had done an IVF because of tubal factor and because of her age. With the IVF, we did PGTA. This was before the ART Act, of course. We did PGTA to identify a genetically normal embryo because she had previous miscarriages. So we had good 4 embryos frozen for her. Subsequently, when planning a frozen embryo transfer, 2 बार ट्रांसफर किया सिंगल एम्ब्रियो, लाइनिंग भी अच्छा दिख रहा था, एम्ब्रियो भी अच्छा था, लेकिन 2 बार प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया। अभी इनकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव क्यों आ रही है? इनका लाइनिंग भी अच्छा है, इनकी हिस्ट्रोस्कोपी भी नॉर्मल है, जो एम्ब्रियो हम डाल रहे हैं वो भी यूप्लॉइड है। सो फॉर दिस वुमन आई एडवाइज्ड ईरा टेस्ट, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे, और अभी अभी उनका रिपोर्ट आया है कि इनका ईरा शिफ्टेड है। सो व्हेन आई प्लान द नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर, उनके और एम्ब्रियोज है अभी, when I plan the next embryo transfer, it will be based on the ERA report. So hopefully her chance of pregnancy will improve. Right. So if we have 2 or more failures, so we can shift our focus towards the error test. Right. Yes, So doctor, I'll take one query over here. sure. प्लीज ये बताएं कि प्रोजेस्ट्रॉन डे 21 पर करवाया था जो कि 4.1 आया था बस एंड इट्स वेरी लो। प्लीज गाइड मी ओव्यूलेशन कैसे होगा, कैसे प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ेगा?
अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, अगर आपका साइकिल 28 डे टू 30 डे का है, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कभी कभार किया जाता है ओव्यूलेशन कंफर्म करने के लिए, और ये हम्म 21 डे का 2.1 वैल्यू इंडिकेट करता है कि आपका ओव्यूलेशन हो चुका है. सो आइडियली यू शुड नॉट वरी. In a natural cycle, this level of progesterone after ovulation is fine. So don't worry about it. पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल जांचना ओव्यूलेशन कंफर्म करने के लिए ये बहुत सही तरीका नहीं है. सो ओव्यूलेशन जानने के लिए आइडियल मेथड इज टू डू अ सीरियल ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या फॉलिकुलर स्टडी जिसे कहते हैं, एंड डॉक्यूमेंट ओव्यूलेशन ऑन दैट. बट विद दिस प्रोजेस्टेरॉन लेवल यू शुड नॉट वरी. एंड आई थिंक इतना, आई डोंट नो, बट जितनी ज्यादा हम सोचते हैं, जितनी ज्यादा नई नई चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतना ही शायद हम उलझते जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएट दिस अनएक्सप्लेन्ड थिंग, आई वुड से. Absolutely. डॉक्टर स्नेहा, पहले शायद कभी नहीं मुझे ध्यान की कभी ऐसा बोला होगा कि प्रोजेस्टेरॉन कराइए, देखिए. बट आई थिंक टुडेज पेशेंट, टुडे जितना भी लोग हैं, दे आर मच मोर एजुकेटेड देन बिफोर. तो आपको क्या लगता है, ये एजुकेशन हेल्प कर रही है कि ये कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है? नो, सो एजुकेशन का फायदा सबसे बड़ा ये है कि आप जानते हो कि कुछ तो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम Yes. का हल निकालना है. और एजुकेटेड हो इसलिए आप जानते हो कि आपको सवाल क्या पूछने हैं. एजुकेशन का मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज सिर्फ इतना है कि एजुकेटेड हो तो आपको इंटरनेट एक्सेस है और आप इजीली गूगल पे चले जाते हो और गूगल पे ढूंढते हो. सो गूगल पे इतना सारा इंफॉर्मेशन रहता है कि इट इज बट नेचुरल फॉर एनीबडी टू गेट मिसगाइडेड. सो एडवांटेज ऑफ एजुकेशन आपको सही तरीके से उठा के आपके डॉक्टर से ये सारे सवाल पूछने हैं, गूगल पे नहीं, आई वुड से. बिल्कुल. और विश्वास कीजिए, अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको सही सवालों के जवाब भी मिलेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली गूगल इज नॉट गोइंग टू आंसर यू बैक. So please take a note. Just visit your doctor at right time with right questions. Dr. Sneha, अनएक्सप्लेन में यूजली हमारा फोकस अगर हम देखें तो फीमेल फैक्टर पे ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू मेल फैक्टर. सो व्हाट कुड बी द रीजन दैट वी शुड शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स मेल? सीमेन एनालिसिस को बहुत सिंपलर फॉर्म में अगर हम कहें तो हम मोटिलिटी काउंट देख के वी जस्ट से कि हाँ हाँ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है. तो what next? What other things you suggest that as a patient I should look into the report, और जिसको देख के मुझे लगना चाहिए कि नहीं, कुछ तो इश्यूज हैं? एक चीज समझना जरूरी है कि सीमन एनालिसिस सब सेम पर्सन में सीमन एनालिसिस के रिपोर्ट में दो रिपोर्ट्स में वेरिएशन हो सकता है. टू रिपोर्ट्स कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दैट इज एक्सपेक्टेड. ऐसे नहीं है कि आज का मेरा मोटिलिटी कम था, मैंने ट्रीटमेंट ले ली और मोटिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई. दैट कैन ऑल्सो बी अ नेचुरल वेरिएशन. बिना ट्रीटमेंट के भी शायद आपका रिपोर्ट ऐसे ही आता है. One important thing about the analysis is that we need to see sperm morphology normal है या नहीं, और sperm motility वाकई में अच्छी है या नहीं. Many times local pathology lab में count सही आ जाता है, there is no problem in the sperm count. But motility and morphology we see a lot of difference when we check in the local path lab in an IVF center lab. Semen test showing a motility of 40%, या हम हमारे लैब में चेक कर ले कि वो 40% नहीं एक्चुअली 10-15% होती है. सो द ट्रीटमेंट विल एंटायरली डिफर. अगर मैं सिर्फ बाहर का रिपोर्ट देख के ट्रीटमेंट बोलूँ तो आई वुड टेल यू टू कंटिन्यू ट्राइंग नेचुरली और आई वुड एडवाइज IUI. लेकिन जब मैं यहाँ हमारे लैब में रिपीट करती हूँ IC, अरे मोटिलिटी सिर्फ 5% है. सो अगर मोटिलिटी कम हो देन आई विल प्रोबेबली गिव द हस्बैंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ फ्यू मंथ्स और काउंसिल देम फॉर IUI फॉर ICSI probably मोटिलिटी देख के. एंड मॉर्फोलॉजी ऑल्सो बहुत बारी जो बाहर लेबोरेटरी में किया जाता है, दैट मॉर्फोलॉजी डजंट लुक वेरी बैड. But when we do it in our lab, we see that only 2% or 3% or 1% are normal. Now the WHO criteria say that to give a normal report, 4% sperm should be normal. But frankly speaking, in my entire career, I have rarely seen a report of 4% normal. So we usually see 2% normal, 3% normal, and then you should not worry in these people. Agar count समझो 18 million, 20 million है, so even 2% of that 18 million is a big number. Right. So if the motility is fine, then I wouldn't worry much about the morphology.
बट इफ द काउंट इज पुअर, समझो काउंट ही है उनका लेस देन अ मिलियन और ओकेजनल, तो जब भी स्पर्म काउंट शोज सिवियर ओलिगोस्पर्मिया या सिवियरली पुअर मोटिलिटी, उन पेशेंट्स में मॉर्फोलॉजी भी ढंग से चेक किया जाना इम्पोर्टेंट है. अदर चीज, द अदर थिंग इज दैट कभी कभार सीमेन टेस्ट में मोटिलिटी काउंट नॉर्मल आ जाता है, लेकिन उनकी सीमेन एनालिसिस में डीएफआई ज्यादा रहता है. डीएफआई मतलब डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स. So if the DFI is high, those sperm are not able to fertilize the eggs well. So that can be one of the reasons for difficulty in conceiving or even for recurrent miscarriages. So अगर सीमेन टेस्ट ऊपरी से नॉर्मल दिखता है लेकिन नहीं कंसीव कर पा रहा है कोई, या किसी ने अनएक्सप्लेन बता दिया है, सो दिस कपल शुड चेक द डीएफआई आल्सो. और Okay, I डीएफआई अगर ज्यादा आया तो वी कैन गिव सम मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द हस्बैंड. राइट. और आजकल जहाँ तक मुझे लगता है कि डीएफआई का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज पीपल आर सेइंग कि हाँ कुछ ना कुछ कंसर्न है. सो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस, डॉक्टर स्नेहा? क्यों इतना इंक्रीज है इन चीज़ों में? So, in fact, world over, it has been noted that the semen parameters are going down everywhere in the world. In our city like Mumbai, in fact, we see almost all couples have some or the other sperm abnormality. They have a high DFI. Maybe it is related to pollution, addictions. Maybe it is just inherent. It's like fertility everywhere is going down. And one of the main reasons for fertility going down or fertility rate declining is the male factor in fertility as well. So earlier, people used to only focus on evaluating the woman. अगर औरत की वाइफ की सारी टेस्ट नॉर्मल आ गई तो फिर हस्बैंड के टेस्ट इनिशिएट होते थे पहले. लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि दोनों हस्बैंड और वाइफ का एवेल्युएशन साइमल्टेनियसली किया जाए और दोनों का इलाज साइमल्टेनियसली किया जाए. टू गिव यू एन एग्जांपल, समटाइम्स आई सी कपल्स से द वाइफ इज 38 39 एंड दे आर मैरिड फॉर 15 20 लॉन्ग ईयर्स. उनके पास ढेर सारी फाइल्स और पेपर्स होते हैं. उनको ये पता होता है कि हस्बैंड के रिपोर्ट में काउंट और मोटिलिटी कम है. So when they were younger, 15-20 years back, उनके husband के reports में तब भी count motility कम थी. But many times these couples keep visiting many doctors and trying medical management for the husband and simpler treatments. And then 10-20 years down the line, pregnancy नहीं हो पाई, अब कुछ करना है, इसलिए they come to the fertility center. But तब तक wife's age is so high that her egg reserve is so poor. And because of that, हम IVF advice भी करें, her chance of conceiving is lower as compared to young women. So don't ignore male factors, what I would like to say. And male factor हो तो उसे overcome करना मुश्किल नहीं है. Pregnancy हो पाती है, भले ही आपको IVF या ICSI की जरूरत हो. Right. Understood. Dr. Sneha, we have one query related to scanty periods. She is asking that scanty periods ही क्या reason है infertility का? स्कैंटी पीरियड्स क्या हाल ही में ऐसा हुआ है या पहले से ही आपकी पीरियड स्कैंटी है, ये जानना जरूरी है. और ये स्कैंटी पीरियड इज वेरी सब्जेक्टिव. कोई औरतों को 2 days स्कैंटी लगता है, कोई औरतों को 4 days स्कैंटी लगता है. सो व्हाट आई वुड से इज दैट अगर आपकी बच्चेदानी का लाइनिंग डे 9 या 10 की सोनोग्राफी पे अच्छा दिख रहा है, देन यू डोंट वरी अबाउट योर स्कैंटी पीरियड्स. अगर डे 9-10 पे बच्चेदानी का लाइनिंग पतला लग रहा है in a woman who has regular cycles, then we need to find out why your lining is thin or why your periods are scanty. So maybe she might need a hysteroscopy. Right. And if you are in this session, so I think आपने सुना होगा ध्यान से कि what Dr. Sneha suggested. So scanty period doesn't mean कि हाँ infertility आ गई है. It depends कि कब से आ रहे हैं और पहले कैसे थे, अब कैसे हैं. So डॉक्टर स्नेहा, यूजली कितने केसेस ऐसे भी देखे गए जिसमें पीपल फीमेल सेट के 2-3 महीने से पीरियड्स ही नहीं आए. So what could be the reason? We know one reason is PCOS or PCOD, but is this endometrium thin lining, what you suggest just now, it could be the reason कि आपके periods नहीं आ रहे हैं? So for someone who suddenly says कि मुझे 2-3 महीनों से पीरियड नहीं आया है, one thing I would suspect is a low egg reserve as well. So I would want to do her sonography and check her AMH कि ये POF में तो नहीं चलेगा. POF मतलब premature ovarian failure. कभी कभार जिनका पीरियड इरेगुलर रहता है या 2-2, 3-3 महीने के बाद आता है, उनको इस हिस्ट्री के हिसाब से ही PCOS डायग्नोज किया जाता है विदाउट नोइंग कि ये इट कैन एक्चुअली बी पुअर रिजर्व एज वेल. सो
पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो सकती है, या पुअर एग रिजर्व हो सकता है, या फिर लास्ट थिंग दैट आई वुड थिंक ऑफ इज एन एंडोमेट्रियल फैक्टर। और एंडोमेट्रियल फैक्टर आई वुड थिंक ऑफ कि अगर उनकी पहले कोई यूट्राइन सर्जरी हुई हो, तो अगर किसी की डीएनसी हुई हो या मिसकैरेज की वजह से या एमटीपी हुआ हो, एनी यूट्राइन प्रोसीजर विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ हैविंग एडहेजन्स इनसाइड द वूम। और अगर बच्चेदानी के अंदर दीवारें एक दूसरे से चिपक गई तो फिर लाइनिंग बनना ठीक से बनना बंद हो जाता है, और उसकी वजह से पीरियड्स कम हो जाते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वुड थिंक ऑफ। Right. So we can say that don't ignore this factor if you are not having periods for more than 40 to 45 days, we can say. यस। एंड डॉक्टर यूजली लेडीज के साथ एक और इश्यूज है रिकरेंट यूटीआईज. सो शी इज आस्किंग क्या यूटीआई होने से भी इश्यूज हैं, एंड शी इज गोइंग फॉर आईवीएफ. सो आफ्टर एवरी एम्ब्रियो ट्रांसफर हर बार शी इज हैविंग दिस इशू, लाइक 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर हुए हैं एफईटीज एंड बोथ आर फेल्ड, एंड रिकरेंट यूटीआई होता है आफ्टर ट्रांसफर. Sometimes UTI या urinary infection is associated along with vaginitis or endometrial infection. Chronic endometritis या UTI दोनों साथ में हो तो chronic endometritis can lead to repeated implantation failure. हिस्ट्रोस्कोप अगर 2 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर नेगेटिव आए हैं और हिस्ट्रोस्कोपी अगर पहले नहीं हुई है तो हिस्ट्रोस्कोपी करना जरूरी है। हिस्ट्रोस्कोपी में सटल साइंस हमें एंडोमेट्राइटिस के दिख जाते हैं, जैसे हाइपरीमिया हो या माइक्रोपॉलिप्स हो या बड़े पॉलिप्स हो। इनफैक्ट अगर ये सारे साइंस हिस्ट्रोस्कोपी पे दिखाई दे तो द सर्जन आल्सो टेक्स अ स्मॉल बायोप्सी, एंड दैट बायोप्सी कैन बी सेंट फॉर कल्चर। उस कल्चर में हमें पता चल जाएगा या हिस्टोपैथोलॉजी में पता चल जाएगा इनको क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस है या और कोई एंटीबायोटिक से फर्क पड़ेगा। सो इफ देयर इज chronic endometritis associated, it can lead to implantation failure and it can be treated. One we encounter is UTI, another is PID. So it is really we need to think about this PID also along with UTI. Yes, yes. So chronic endometritis is like an old PID. So pelvic Okay. inflammatory disease can coexist with a urinary tract infection, and if it is suspected, we should plan a hysteroscopy and treatment for the chronic endometritis before thinking of another embryo transfer. Right. And what about this liquid discharge? Because many women encounter this और उनको लगता है कि ये शायद नॉर्मल है क्योंकि फर्टाइल डेज में होना है, तो ठीक है थोड़ा सा लिक्विड ही फॉर्म में है, देन व्हाट. बट वी यूजुअली हैव केसेस के जिनको रेगुलर बेसिस पे एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फर्टाइल डेज एंड ऑल दैट. सो व्हाट यू सजेस्ट फॉर सच पेशेंट्स, फॉर सच फीमेल्स? If somebody is complaining of discharge, we need to find out if it is a lot of discharge and it's making her uncomfortable. अगर डिस्चार्ज के साथ साथ उनको इचिंग है या लोकल वजाइनल रेडनेस या टेंडरनेस है या कोई रैश आया हुआ है, एंड इज इट एसोसिएटेड विद अ यूरिनरी इन्फेक्शन. सो अगर किसी को डिस्चार्ज की कंप्लेंट है, उनका लोकल एग्जामिनेशन करके, स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके फिर उनको ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है. सिर्फ म्यूकॉइड डिस्चार्ज होना somewhere around the time the egg is getting ready, which is not associated with itching, which is not very debilitating, it is normal. Whitish curdish discharge हो या greenish color का discharge हो, that is not normal. That needs to be checked and treated. Right. And I think जिन्होंने ये पूछा है, I think you really need to visit your doctor. If you are in the session, आपने सुना होगा कि डॉक्टर स्नेहा ने क्या आपको बताया है, and please we really would advise you to visit your gynac sorry, and get a thorough checkup for this. Dr. Sneha, next query is related to ED issues. क्या ED सच में concern है when we are trying for natural conception? By ED you mean erectile dysfunction, Erectile right? dysfunction. So अभी जब किसी कपल को erectile dysfunction की problem है, we have to take care of two things: their sexual activity and their planning for pregnancy. So if the couple is young, you can always refer the husband to a urologist and we ask them to initiate treatment to help them initiate their sexual activity. But if the couple is now very anxious for a pregnancy, then we do those two things simultaneously. कि ठीक है आपको pregnancy की help कराने, we can plan IUI.
But you should also visit a urologist so that your sexual function is normalized. So erectile dysfunction can be an issue, and such couples do need help in getting pregnant. And IUI is the easiest way to move ahead if the reports are normal. And one last query we have is masturbation could be the reason of unexplained issues. No, no, not at all. So masturbation alone cannot lead to infertility. We need to find out if there is a sperm factor and the other tests like I informed. Masturbation does not lead to infertility. Masturbation does not lead to any general health issues as well. Dr. Sneha, we have one query related to chromosomal test. So, कब और कैसे इनकी जरूरत पड़ती है? सो क्रोमोसोमल टेस्ट पेरेंट्स के किए जाते हैं. कभी कभार किसी का मिसकैरेज हुआ हो तो जो मिसकैरेज टिश्यू है या अबॉर्टिस है उसका क्रोमोसोम टेस्ट किया जाता है. नाउ हु नीड्स दीज क्रोमोसोम टेस्ट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर काफ़ी सालों से कपल ट्राई कर रहे हैं और उनको प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही या उनको रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, पर्टिकुलरली इन कपल्स विथ रिकरेंट मिसकैरेजेस, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि पेरेंट्स का मतलब वाइफ एंड हस्बैंड का कैरियोटाइप रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं. अगर किसी कपल की कंसैंग्विनस शादी हुई हो या रिश्तेदारी में शादी हुई हो, उनका भी कैरियोटाइप जानना ज़रूरी है. अगर किसी कपल का एक आध बच्चा है, उनको जो अबनॉर्मल है या किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो या कोई और जेनेटिक अबनॉर्मलिटी हो, कोई टर्नर सिंड्रोम हो या कोई सिंगल जीन डिजीज हो, समझो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, इन कपल्स को फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले जेनेटिक टेस्टिंग या क्रोमोसोमल एनालिसिस करवाना ज़रूरी है. Okay. राइट एंड प्लीज इन सारे फैक्टर्स को, इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान से दोबारा सुनिएगा. दिस सेशन विल बी देयर ऑन दिस लिंक. और कभी भी आप हमारे पेज, हमारे ग्रुप को विजिट करके यू जस्ट टाइप द टॉपिक, मेन टॉपिक ओवर देयर, और आपको पूरा सेशन दिख जाएगा. बिकॉज अनएक्सप्लेन हमें भी पता है कि एक्सप्लेनेशन कितना मांगता है ये वर्ड. Dr. Sneha, any parting note for our viewers के I know unexplained हो गया, अब कितने साल तक हमको उस unexplained के साथ रहना है और कितनी फटाफट हमको आगे बढ़ना है? सो अगर आपको किसी ने बताया हुआ है कि आपकी इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए हैं, फर्स्ट थिंग आई वुड से इज यू हीव अ साई ऑफ रिलीफ कि चलो ठीक है. अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में प्रेगनेंसी हो जाती है, भले ही थोड़ा समय और लग जाए. कपल्स विद अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी डू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, सो निराश नहीं होना, दैट इज द मेन थिंग. और अगर आप आई वुड से दैट अगर आप अपने अनएक्सप्लेन चीज़ों को अपने खुद से एक्सप्लेनेशन ना ढूंढें, डॉक्टर के पास विजिट करके ढूंढें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. टोटली टोटली. So we have thank you notes from our viewers also. डॉक्टर स्नेहा, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है, बहुत सारे नए नए टेस्ट हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं. ऐसा आई थिंक मे बी अराउंड 2 years बैक और सो एम्ब्रियो ग्लू का बहुत एक नाम था. हर कोई पूछता था कि एम्ब्रियो ग्लू यूज कर लें, उसका फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं है. सो इज देयर एनी मोर न्यू एडवांस टेस्ट टेक्नोलॉजीज विच यू शुड सजेस्ट कि हाँ भाई, आपको अगर कुछ नहीं पता चल रहा तो these things can help you out? So see, in IVF or in fertility related, there are a lot of studies which are carried over world over, and there are a lot of studies और lot of aspects which we know कि चलो इसका evidence है कि ये करने से definitely benefit होता है. होगा. और कई चीज़ें ऐसे हैं जो try की गई है लेकिन evidence doubtful है. और थर्ड बात ये है कि कई चीज़ें ऐसी है जो try की गई है और पता लग गया है कि कोई फायदा नहीं है. सो जिन चीज़ों का एविडेंस है कि ये करने से डेफिनेटली बेनिफिट हो सकता है, वो चीज़ें करनी चाहिए. जिन चीज़ों का एविडेंस नहीं है कि बेनिफिट हो पाएगा, इट इज़ बेटर टू अवॉइड डूइंग दिस. इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रायल देन. इट इज़ बेटर टू डू थिंग्स जो हम जानते हैं कि ये करने से मदद हो पाएगी. सो एम्ब्रियो ग्लू इज वन ऑफ देम कि हम जानते हैं इससे फ़ायदा नहीं है. सो it would be better not to spend time on embryo glue and rather than that find out कि actual problem क्या है और उस problem को ठीक किया जाए. So embryo glue, assisted hatching, stem cells, PRP, IVIG, इन सारी चीज़ों का कोई documentation नहीं है कि इनका फ़ायदा होगा.
So I would say don't spend your time and don't spend your money on those things. Rather spend your time and money on things which we know will be helpful. Right. And rather spend your time and money on selection of good doctor. This is really important. Yeah, absolutely. हाँ. So thank you डॉक्टर स्नेहा, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। एंड हमने बहुत कोशिश की कि हम इस अनएक्सप्लेन को एक्सप्लेन कर पाए, एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझाया। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम द व्यूअर्स कि यस, एंड होपफुली हम हमारे इंफॉर्मेशन से, हमारे सेशन से आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। एंड इफ यू रियली वांट टू कनेक्ट विद डॉक्टर स्नेहा, प्लीज डू विजिट नोवा आईवीएफ सेंटर मुंबई। डॉक्टर स्नेहा आपको वहीं पे मिलेंगी। जस्ट फाइंड आउट द रीजन कि ये अनएक्सप्लेन्ड है क्यों। अगर आपको रीजन मिलता है तो हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। सो थैंक यू डॉक्टर स्नेहा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू। Thank you very much. Thanks, Purna.